Hi guys, welcome back to my channel of JRF Nisha Insights. I am Nisha Saini from Hisar, Haryana. I recently cleared my JRF with 99.13 percentile in commerce, and I also cleared my UGC NET in first attempt. And you also know that I am a educator of yours. YouTube channel name JRF Nisha Insights. Today I am sharing my whole UGC NET JRF journey with you. स्टार्ट करते हैं बेसिक से। मैंने अपनी जर्नी कब स्टार्ट करी, मेरी स्ट्रैटेजी क्या थी, एंड मैंने कैसे स्टडी करी। मैं आपको सब चीज़ एक एक करके डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, तो हम फर्स्टली स्टार्ट करते हैं। मैंने अपनी यूजीसी नेट जेएफ की जर्नी 2023 में स्टार्ट करी थी। एक्चुअली क्या था ना, तब मैं थी एम कॉम फर्स्ट ईयर में थी। मैंने अपनी एम कॉम फर्स्ट ईयर के जस्ट एग्ज़ाम्स दिए थे एंड ऑल्सो उनके रिजल्ट का वेट कर रही थी। तब मैंने सोचा कि मैं भी यूजीसी नेट जेआरएफ करती हूँ। उस टाइम मेरे को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था कि क्या होता है। मुझे इतना पता था कि प्रोफेसर के लिए होता है। देन आई स्टार्टेड सर्चिंग ऑन यूट्यूब, गूगल। देन आई सो some books, some YouTube channels. देन मेरे को टू एजुकेटर्स मिले जिनकी मैंने वीडियो देखी कि यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए कौन सही है। तो वो अन अकेडमी के एजुकेटर थे। उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, किसी का नाम नहीं लेना चाहिए। तो मैंने उनकी वीडियो जब देखी तो उन्होंने बोला हुआ था आप अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लो, देन आप आओगे, आपको हम पढ़ाएंगे। जेआरएफ की जर्नी के साथ साथ आपकी पीएचडी, आपकी थीसिस, सब चीज़ आपको करवाई जाएगी। ठीक है, तो मैं उनसे इतना इन्फ्लुएंस होगी कि मैंने क्या करा, उनका 1 ईयर का कोर्स ले लिया, अन अकेडमी का 1 ईयर का कोर्स ले लिया। देन मैंने उनकी क्लासेस लेना स्टार्ट करी। मैंने 2-3 क्लासेस ली होगी। फिर उसके बाद क्या हुआ, मेरे को जमा नहीं। मैंने कहा नहीं, समझ नहीं आ रहा और यहाँ पे मेरा नहीं हो सकता कुछ। फिर मैंने 2-3 और एजुकेटर देखे, उनकी वीडियो मैंने लेना स्टार्ट करी, लेकिन उनका भी नहीं जमा। फिर मेरे को सडनली एक दिन, मैं 5 बजे उठती थी, उठ के मतलब स्टडी वगैरह जो भी करना होता वो करती। तो मैंने देखा नवदीप कौर मैम है, वो पढ़ा रही है 6 बजे लॉजिकल रीजनिंग की क्लास ले लिया। और फिर मैं उनकी क्लास में गई और उन्होंने इतना अच्छा पढ़ा रहे थे वो लॉजिकल रीजनिंग। और फर्स्ट डे ही मेरा उनके साथ कांटेक्ट हुआ, उन्होंने मेरे मैसेज का भी रिप्लाई करा, उन्होंने मेरे चैट भी देखी। और जो पीवाईक्यू करवाती है, क्वेश्चंस करवाती है, तो मैंने वो टॉपिक समझने के बाद जब करवाते हैं ना मैम, उनका भी सही से रिप्लाई करा। उनका सही से जब करा ना, तो मैं पोल पे आ गई। पोल पे आने के बाद मेरे को बड़ी खुशी हुई कि ये तो बढ़िया सिस्टम है। फिर मैंने उनके साथ पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने पढ़ना स्टार्ट करा ये सोच के, जब मैंने अपनी यूजीसी नेट की जर्नी स्टार्ट करी थी, तब मैंने बताया ना कि मैं एमकॉम में थी। तो मैंने क्या करा, मैंने सोचा था कि एक काम करती हूँ, पहले मैं एमकॉम में ही इसका सब्सक्रिप्शन ले लेती हूँ, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दूंगी नेट जेआरएफ का। और जैसे ही मेरी पीजी कंप्लीट होएगी, उसके बाद में मैं थोड़ा सा तैयारी करूंगी। मतलब मेरे को इतना सुनने में आया था कि जून में और दिसंबर में पेपर होते हैं इनके। तो मैंने सोचा कि एक काम करती हूँ, अभी पढ़ना स्टार्ट करती हूँ, एक साल में सिलेबस धीरे धीरे पढ़ूंगी तो मेरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर जैसे ही मेरी पीजी कंप्लीट होएगी, मेरे पास 3-4 मंथ्स बचेंगे, उनमें मैं रिवीजन प्रैक्टिस करके और जून में फर्स्ट बार पेपर दूंगी। जून 2023 में 2023 जून 2024 में दूंगी, क्योंकि 2023 में मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होएगी। मैंने ये सोचा था। और ये सोचा कि मैं हमेशा स्कूल में टॉपर थी और मतलब हेड गर्ल भी थी, मॉनिटर भी थी। तो हमेशा से ऐसे था कि मैं हमेशा फर्स्ट ही आती थी। तो मेरे को लगा कि अब मैं जब पहली बार पढ़ के दूंगी पेपर, तो मैं फर्स्ट आ जाऊंगी इसमें भी, और मेरा पहली बार में जेएफ क्लियर हो जाएगा। मैंने ये सोचा था। देन क्या हुआ ना, जिस साल मैंने कोर्स लिया, मैंने तैयारी स्टार्ट करी। मेरा इरादा नहीं था पेपर देने का, मैंने सोचा था मैं पीजी के बाद में दूंगी, अभी सिर्फ तैयारी स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने इतना अच्छे से नहीं पढ़ा था। देन क्या हुआ, नोटिस आया कि आपका फरवरी 2023 में पेपर है। मैंने कहा अरे यार, ये क्या हुआ, इतनी जल्दी कैसे आ गया पेपर। अभी तो मतलब मैंने पढ़ना स्टार्ट स्टार्ट करा है, वो कहते हैं जून में आएगा। तो मैंने कहा मैं तो नहीं देने वाली पेपर, क्योंकि मैंने सिर्फ 7-8 यूनिट पढ़ी है, डीआई मैथ्स छुआ ही नहीं है। और बाकी सारी यूनिट एक एक बार पेपर 1 की क्लास ली है मैंने मैम की। पेपर 2 मैंने स्टार्ट भी नहीं करा था। फिर क्या हुआ, मेरी मैम बोले, कहते निशा आप अच्छे हो, मतलब मैं लीडर बोर्ड पे भी रहती थी और मैं पोल वगैरह में भी अच्छा करती थी, सारे जानते थे, मैं चैट वगैरह इन सब में भी एक्टिव रहती थी।
तो मैम बोले, "निशा तेरे को पेपर देना चाहिए, पता चल जाएगा तेरे को कितना समझ में आया।" मैंने कहा, "नहीं मैम, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ क्लियर करना चाहती हूँ और अभी मैं दे दूँगी तो मुझे पता है मेरा जेआरएफ नहीं होएगा और फिर मेरा वेस्ट हो जाएगा।" मैम कहते हैं, "अनलिमिटेड अटेम्प्ट है तो ट्राई तो कर।" तो मैम ने इतना मेरे को कन्विंस करा लेकिन मैं नहीं हुई। फिर मेरे घर वाले कहते हैं, मेरा भाई कहता कि तूने कोर्स लिया हुआ है तो तेरे को पता चल जाएगा कितना समझ में आता है, तू दे पेपर। तो सारे मेरे पीछे पड़ गए और इस बीच क्या हुआ ना, मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने पढ़ा ही इतना नहीं कि मैं जेआरएफ कर पाऊँ। तो मैंने कहा मुझे इतना पता है कि मेरा नेट हो जाएगा लेकिन जेआरएफ नहीं होएगा और मैं चाहती हूँ मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ होना चाहिए। तो मैं नहीं देती, लेकिन इन्होंने मेरे को फोर्स करा और पेपर दिलवा दिया। पेपर दिया, मेरा नेट हो गया। मैंने कहा, अरे यार, नेट हो गया मेरा, मतलब मैंने पेपर 2 तो पढ़ा ही नहीं और पेपर 1 मैंने पढ़ा है। वो भी उसकी 6 7 8 यूनिट पढ़ी है मैंने। देन आई रियलाइज्ड कि मैंने पेपर 2 वैसे नहीं पढ़ा स्पेशली नेट वाला, लेकिन नेट में वही सिलेबस आता है ना, +1 +2 बीकॉम एमकॉम का। एमकॉम का मैं पढ़ ही रही हूँ कंटिन्यूअस, ठीक है, एमकॉम का मैं पढ़ रही हूँ और बीकॉम का मैंने पढ़ा है। और मैंने अपनी जो भी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन है वो डिस्टेंस से की है। डिस्टेंस से की है तो मुझे सेल्फ स्टडी ज़्यादा करनी पड़ती थी। तो मैं मेरी जो भी कोर्स होते थे उनका क्या है, 2 से 3 बार पढ़ लेती थी। पेपर से पहले 2 से 3 बार पढ़ लेती और रिवाइज़ भी कर लेती थी। तो मैं इतना कर लेती थी। मैंने कहा हाँ, मेरा ग्रेजुएशन वगैरह चल रही है और तुम उनके सब्जेक्ट पढ़ रही हो, वही वाले तो हैं, उस वजह से मेरा पेपर 2 भी वो साथ-साथ हो रहा था। मतलब मैंने स्पेशली नेट का नहीं पढ़ा था, पोस्ट ग्रेजुएशन वाला पढ़ रही थी, क्योंकि हमारे क्या है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में डिस्टेंस मोड में ऐसे होता है कि एमकॉम कर रहे कोई एक स्पेशलाइज़ेशन सब्जेक्ट नहीं होता। उसमें मेरे पास 6 सब्जेक्ट थे, 1 एडिशनल था, 7 सब्जेक्ट थे। तो मैंने फिर पेपर दे दिया, मेरा हो गया। अब मेरा नेट हो गया, तो सारे मेरे को कहते हैं कि अब तेरा नेट तो हो गया, अब तू एक काम कर, तेरी पोस्ट ग्रेजुएशन पे ध्यान दे, क्योंकि पेपर आने वाले हैं, पीसीपी क्लासेस चल रही थी। अगर इसमें तेरा बाय चांस नंबर कम आ गए तो तेरा नेट भी खराब चला जाएगा, 55% तो चाहिए ना। और दूसरा ऐसे था कि बाय चांस री आ गई तो दिक्कत है। तो कहते अब तेरा नेट तो हो गया, जेआरएफ बाद में कर लियो, पहले तू इसका कर। मैंने कहा ओके, मैं इसका करती हूँ पोस्ट ग्रेजुएशन का, उसके बाद मैं कर लूँगी, क्या दिक्कत है, अभी तो मेरे पास टाइम है। तो मैंने ये सोचा। फिर क्या हुआ, फिर मेरी लाइफ में जो हुआ ना, मैं क्या ही बताऊँ आपको। फिर जून में मेरा पेपर था एमकॉम का। जून में जैसे 13 को मेरा पेपर है, उससे 2 दिन पहले की बात है। मैं मतलब बीमार तो पहले से ही चल रही थी काफ़ी टाइम से, मतलब 4-5 मंथ से मेरे ना बड़ी दिक्कतें चल रही थी। मतलब मेरे को चक्कर आना, कमज़ोरियाँ रहना, सारा दिन मेरे को नींद आना और कुछ भी खाओ वॉशरूम में जाना पड़े, कुछ भी खाओ वॉशरूम में जाना पड़े, ऐसे-ऐसे हो रहा था। तो मेरे को लगा ऐसे ही होगा स्ट्रेस के कारण, क्योंकि जब मैंने नेट की तैयारी करना स्टार्ट करी, मैंने अपने आप को एक रूम में बंद कर लिया, क्योंकि मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन भी चल रही थी, साथ में मेरा नेट का भी चल रहा था। उसके अलावा थोड़ा बहुत घर का काम कोई आ जाए उसका भी देखना पड़ता है। बाकी ज़्यादा घर का काम तो मेरी मम्मी करती है, तो इतना नहीं, मतलब थोड़ा तो करना ही पड़ता है देखो गर्ल्स को। फिर क्या हुआ, मैंने अ, पोस्ट ग्रेजुएशन चल रही थी तो मैंने कहा उसका पढ़ लेती हूँ, मेरी पीसीबी क्लासेस थी। मेरी पीसीबी क्लासेस चल रही तब नेट के फॉर्म मैंने फिल कर दिए। और उस बीच पीसीबी क्लासेस क्या होती है ये आप सोचोगे तो मैं बता देती हूँ। डिस्टेंस मोड से जो करता है ना अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कुछ भी, उनकी 10 डेज ना क्लासेस होती है, उसको बोलते हैं पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम। उस 10 डेज में आपके 8 डेज तो आपको पढ़ाया जाएगा और 2 डेज में आपके 6 पेपर होंगे, 6 या 7 जितने आपके पास सब्जेक्ट है। उनमें 20-20 मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं। उनमें जो भी आपकी परफॉर्मेंस होती है, उस परफॉर्मेंस के बेस पे अगर आपके 20 में से 18 नंबर आए तो वो 18 नंबर इंटरनल असेसमेंट के आपके फाइनल पेपर में जुड़ेंगे। जैसे आप कॉलेज वगैरह जाते हो तो वहाँ पे क्या होता है ना, आपके 120 मार्क्स होते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, वो नॉर्मली लगा देती है टीचर्स। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस मोड में क्या होता है ना, डिस्टेंस मोड में आपको एक भी नंबर फ्री का नहीं मिलता। मतलब उन 2 दिन में आपने जितने भी 120 में से आपके जितने भी नंबर आए हैं, 80, 90, 100 जितने भी आए हैं, वो ही लगेंगे पेपर में, वही फाइनल पेपर में ऐड होंगे। तो ये था। मैंने फिर अटेंड करी। उसके बाद में क्या हुआ, मेरा पेपर और मैंने चुपके से फार्म भर दिया था नेट का, कि मैं एक काम करती हूँ, नेट का फार्म भर देती हूँ और पता चल जाएगा कि कितना का आता है, मेरे को याद है या नहीं है। तो इस चक्कर में मैंने फार्म भर दिया। तो मेरा एमकॉम चल रही और उससे पहले 2 दिन पहले मैं इतना बीमार हो गई कि मैं बेड रेस्ट पे आ गई। मेरे लीवर में स्वेलिंग आ गई बहुत ज़्यादा और मेरे थायराइड हो गया, मेरे सर्वाइकल, माइग्रेन
और इंटेस्टाइन है जो आंत है उसमें स्वेलिंग आ गई, साथ में फीवर, वोमिटिंग, ये सब हो गया और कफ आ रहा है इतना इतना। फिर क्या हुआ, मैं बेड रेस्ट पे पड़ी गई। अब मेरे घर वाले कहते इसके क्या हो गया सडनली, मतलब पहले तो मैंने इतना बताया नहीं, मैंने गौर नहीं करा, मेरे थोड़े थोड़ा 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 था जो, मैंने कहा ऐसे ही होता होगा, मैंने पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया। फिर उसके बाद मेरे को चेक करवाया, एडमिट करवाया, तब पता चला ये दिखते हैं, मेरे से उठ के वॉशरूम तक नहीं जाया जाता था, ऐसी हालत होगी मेरी। तो मेरे पेपर, अब पेपरों में पढ़ना ज़रूरी होता है। मैं बता रही थी ना कि पहले से ही मेरी दिक्कतें चल रही थी, तो मैं इतना पढ़ भी नहीं पा रही थी। और फिर एकदम से पेपर से पहले ऐसे हो गया। तो मैं हिसार में रहती हूँ, तो हिसार से पहले एक टाउन आता है, मैं उसमें रहती हूँ। तो यहाँ से जब हम हिसार जाते हैं तो अगर बस में जाते हैं तो 1 आवर लगते हैं, और फिर हिसार से मेरा आगे सेंटर था, एक हांसी है, हांसी से भी आगे था, तो उसमें जाने में 1 डेढ़ घंटा लगते थे। तो टोटल मेरे को यहाँ से निकलना पड़ता था 7 बजे, और मैं फिर वहाँ पे पहुँचती थी, वहाँ से मैं जाती थी अपने सेंटर की तरफ, फिर सेंटर से आके एग्ज़ाम दे के मैं वहाँ से घर आती थी तो 7 बज जाते थे शाम के। तो इस बीच पता है आपको क्या हुआ? मैं उठ नहीं पाती, वॉशरूम तक नहीं जा पाती, पेपर कहाँ से दूँ? पेपर आ गए और सारे कहते हैं, "भई पेपर मत देना निशा, क्योंकि तेरी हिम्मत ही नहीं है बिल्कुल, पानी भी नहीं पी पा रही है, पानी पीते ही वॉशरूम जाओ, वॉमिटिंग आ जाए, पानी पीते ही वॉमिटिंग।" कुछ खाया नहीं जा रहा, कुछ करा नहीं जा रहा, कहते मत दे। मैं लेटी-लेटी बुक ली हाथ में, और मैं ऐसे कोशिश करूँ पढ़ने की, लेकिन मेरे से कुछ ना पढ़ा जाए। मतलब कैसे आँखों में पानी चल रहा है, इतनी दिक्कत है। जैसे मान लो अ, ये बुक है, ये बुक मैं लेटी-लेटी पढ़ने की कोशिश करूँ, मैं ऐसे करके पढ़ूँ ना तो भी ना पढ़ा जाए मेरे से। तो घर वाले कहते हैं इस साल मत दे एग्ज़ाम, एक काम करियो तू अगली साल दे दियो, कोई दिक्कत नहीं है, हम कुछ नहीं कहेंगे। मैंने कहा नहीं, मेरा 1 साल खराब हो जाएगा, मैं नहीं चाहती कि मेरा 1 साल खराब होए, तो मैं इस बार ही दूँगी चाहे कैसे भी दूँ। तो मैंने ज़िद करके और मैं एग्ज़ाम देने जाती। तो सुबह कुछ भी नहीं खा के जाती, पानी भी नहीं पी के जाती, वहाँ से 7 बजे आके फिर मैं कुछ मतलब पानी-वानी पीती, जो भी दवाइयाँ लेनी, और 3 घंटे का पेपर होता था, 2.5 घंटे में लिख के आती, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं होती थी आगे लिखने की। और इस बीच में क्या हुआ, 2 से 3 पेपर हुए मेरे, ठीक है? उसके बीच में मेरा आ गया नेट का एग्ज़ाम। अब नेट का एग्ज़ाम हुआ, जैसे मेरा एमकॉम का पेपर है, उससे 1 दिन की छुट्टी मिल गई, तो मेरा नेट का पेपर आ गया। तो मैंने फ़ॉर्म भरा हुआ, मैंने कहा मेरे को दिला के लेके आओ, तो कहते तेरी हिम्मत तो है नहीं, कैसे दिलाएगी? मैंने कहा ना, मैं चल दूँगी। तो कार की पीछे वाली सीट पे मैं लेट के गई, पेपर दे के आई, क्योंकि मेरे को ऐसे था कि मेरे को देना है, देना है। तो मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन चल रही थी, बट मैंने क्या करा कि उसे 1 दिन था मेरे पास, मैं सोई नहीं, पूरी रात मैं पीवाईक्यू, 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 पीवाईक्यू लगाती रही। मैंने पेपर 1, पेपर 2 के पीवाईक्यू लगाए मतलब कम से कम 2 साल के लगा लिए, पीवाईक्यू लगाती रही मैं पूरा दिन में, और जाने से पहले थोड़े से कर लिए। तो उस फिर क्या हुआ, और बीच-बीच में मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन के कारण तो आपको पता ही है, क्योंकि वो चल ही रहा था, मेरे पेपर 2 में अच्छे नंबर आ गए थे। फिर जून वाला भी मेरा नेट हो गया, मतलब मैंने वैसे ही दे दिया था और मेरा उसमें भी नेट हो गया, क्योंकि मैं पेपर 2 तो पढ़ ही रही थी पोस्ट ग्रेजुएशन वाला, और पेपर 1 का मेरा जो पढ़ा हुआ था वो मेरे को याद था, और पीवाईक्यू लगा लिए मैंने। फिर ऐसे ही क्या हुआ, जून वाला मैंने पेपर दिया, क्योंकि 3 पेपर हुए, फिर मेरा पोस्टपोन हो गया पेपर, क्योंकि हरियाणा में बाढ़ आ गई थी उस टाइम, तो पोस्टपोन होने के कारण क्या हुआ, फिर मेरे को थोड़ा-सा टाइम मिल गया। मतलब ऐसे था कि जून में पेपर था, फिर अगस्त तक हो गया पोस्टपोन। तो अगस्त तक मेरे को थोड़ा टाइम मिल गया, थोड़ा रिकवर करना स्टार्ट करा मैंने, 3 पेपर में मैंने पढ़ा, लेकिन फिर क्या हुआ, 3 पेपर आ गए लगातार। 1, 2, 3 ऐसे आ गए। यहाँ से जाती, 7 बजे आती, 7 बजे आके फिर वो इतनी भी रिकवर नहीं हुई थी मैं, कि भई मैं ज़्यादा ही कुछ कर पाऊँ। तो वहाँ से 7 बजे आके कितना पढ़ पाती। मैं कहीं जाती हूँ तो मेरा पता नहीं क्यों यहाँ से ये जो सर है ना, इतना फटता है, मैं क्या बताऊँ, इतना फटने लग जाता है। और सर्वाइकल था उस टाइम, तो मेरे को इतना पता नहीं था सर्वाइकल का क्या इलाज है, वैसे ही गोलियाँ ले ली मैंने। तो गोलियाँ लेती उससे नशा हो जाता, तो मैं आके कम ही पढ़ पाती, जो पहले की नॉलेज थी वो उसके हिसाब से दिया। तो मेरी एमकॉम में परसेंटेज डाउन गई है, मतलब कहाँ मैं 80 वाली लाइन में आती थी, फिर मैं सीधी 60 वाली लाइन में आ गई, इतना डाउन गया। फिर मैंने सोचा अब दिसंबर 2023 वाला पेपर देंगे, ये तो गया, लेकिन इस बीच में जून से लेके और दिसंबर तक 6 महीने तो ये हो गए, और उससे पहले मेरी बीमारी चल रही थी। दिसंबर 2023 तक 6 महीने ये मेरा बिल्कुल बेड रेस्ट चला, मैं उठ नहीं पाती थी। मेरे सर्वाइकल था, तो उसके लिए कारण मेरे जो ये एरिया है ना,
ये पूरा एरिया, मतलब यहाँ से लेके पीछे बैक साइड से यहाँ तक पट्टियाँ लगी होती थी, गर्दन पे ही पट्टियाँ। तो मेरे को उल्टा उल्टा लेते रहना था। मैं मतलब वो आती है बड़ी बड़ी पट्टियाँ सी, और वो देसी इलाज था, तो यहाँ से सारा गर्दन से बैक से इतना इतना एरिया। तो एसी में पड़ा रहना, लेटे लेटे रहना, उसके कारण मैं पढ़ नहीं पाई। तो मेरी 8 मंथ एकदम ही बंद हो गई स्टडी। और मैंने कहा अब तो जून दिसंबर वाला भी जा रहा है, तो मैं क्या करूँ। फार्म फिर मैंने भर दिया उसका। मैंने कहा फार्म तो भर ही दो कम से कम, और कुछ नहीं तो कम से कम नेट ही इकट्ठे कर लूँ मैं। तो मैंने फार्म भर दिया। और मैं जू दिसंबर में भी ऐसे ही पीछे लेट के और चली गई, मैं जितना हो पाया उतना करिए पेपर। और फिर उसके बाद में क्या हुआ, 2024 आया। और हाँ, जब ये 2023 का पेपर था ना, उस बीच मैंने नवदीप मैम का रिसर्च प्रपोजल का कोर्स ले लिया। और मैं रिसर्च प्रपोजल बनाने लगी, धीरे 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 मैंने प्रपोजल भी बना लिया, ताकि बाय चांस मेरे को ऐसे हो, मैं थोड़ी तबीयत सही हो, मेरे को पीएचडी के लिए अप्लाई करना हो, तो प्रपोजल मेरे पास ऑलरेडी होना चाहिए। तो मैंने वो भी बना लिया। फिर 2024 आया। उसके 1-2 महीने तो स्टार्टिंग का महीना ऐसे ही गया था, मतलब मेरी पट्टियाँ लगी रही थी तब भी। फिर मैंने कहा चल इस बार मैं दूंगी जून का पेपर, तो जून वाले में मैं जेआरएफ कर लूँगी। फिर मैंने उस टाइम रिसर्च पेपर का भी कोर्स ले लिया, रिसर्च पेपर बनाती, यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लिया, यूट्यूब पे आपको पढ़ाती 2024 में। तो यूट्यूब पे आपको पढ़ाने लगी, कंटिन्यू आपको पढ़ाती थी, आपको पता ही है। स्लाइड्स बनाना, कंटेंट बनाना, पीडीएफ बनाना, आपको पढ़ाना, फिर आपके डाउट सॉल्व करना, वॉइस नोट से बताना, खुद की जो नोट्स है वो आपको प्रोवाइड करना। तो ये सारी चीज़ें करती ना, उनमें मेरे को खुद को टाइम नहीं मिलता था। तो मैं सोचती एक काम करती हूँ, मैं 1 महीने में आपका सारा 10 यूनिट की पीडीएफ बना लेती हूँ, और आगे मैं फिर पढ़ लूँगी, खुद को दे दूँगी। तो मैंने क्या करा, जनवरी तो मैंने रिसर्च पेपर बनाया, फरवरी और मार्च है मैंने क्या करा, फरवरी और मार्च आपका मैंने कंटेंट बनाया, साथ में मैं आपको पढ़ाती थी, रिसर्च पेपर वगैरह का बीच में काम भी करती रहती थी। और मैं वैसे बीमार भी थी, ठीक है। तो मेरा जनवरी गया, फरवरी गया, मार्च गया, अप्रैल मई और जून, 2 महीने, 2.5 महीने, सॉरी 2.5 महीने बचे। उन 2.5 महीने में मैंने क्या करा, 2.5 महीने में मैंने कंटिन्यू पढ़ा। मतलब मैं आपकी क्लास भी लेती थी, ऐसे नहीं था स्किप करा मैंने, 4 घंटे सोती मैं, लेकिन आपकी क्लास भी लेती, आपके लिए कंटेंट बनाती। आपको पता है, अगर जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं रेगुलर क्लास लेती। बीच बीच में मैंने कहा कि अब मैं मेरा पढ़ूंगी, लेकिन मैं फिर भी टेलीग्राम पे आपको कंटेंट वगैरह देती रहती थी, वॉइस नोट से समझाती रहती थी, पीडीएफ में लगातार आपको देती थी एनालाइज कर करके, और आपके डाउट्स वगैरह सोल्व करने। तो फिर मैंने क्या करा, मैं सुबह उठती 5 साढ़े 5 बजे, 5 साढ़े 5 बजे उठने के बाद में मैं पढ़ना स्टार्ट करती, 12-1 बजे आपकी क्लास लेती, कंटेंट बनाती, और फिर मैं रात को सोती 12 से 1 बजे के बीच में, ठीक है, 12 से 1 बजे के बीच में 4 घंटा प्रॉपर सोती थी मैं। और फिर मैं क्या करती, मेरा टाइम था 10 घंटा खुद का पढ़ना, और बाकी आपको पढ़ाना, ठीक है। 10 घंटा खुद पढ़ती, बीच बीच में घर का काम, बीच में या कुछ कोई ना कोई आ ही जाता था, ज़्यादातर हमारे कोई ना आ ही जाते हैं, तो वो हो जाता था। फिर क्या हुआ, पेपरों में जून के पेपर पे हमारे लग रखे थे कारपेंटर, खाती। तो खत्ती का काम चल रहा, वो इतना शोर मचाते हैं, आपको तो पता है, जो मेरे साथ टेलीग्राम पे भी थे और यूट्यूब पे थे, तो उनकी आवाज़ें आती थी। मैं वहाँ पे खाते लगे, वहीं पे ही मैं मेरा पढ़ रही, उनको बीच में सामान भी दे रही, और धूल मिट्टी हो जाना, इधर उधर शिफ्ट करना, इतनी डिस्टरबेंसेस होती थी ना, क्या बताऊँ। तो खाते का काम चल रहा था, तो बीच में वो भी हो गया, तो उस बीच मैंने जून वाला पेपर दिया। जून वाला पेपर देके, और वो मैंने जब दिया, मैंने सोचा इस बार मेरा जेआरएफ हो जाएगा, बहुत बढ़िया पेपर गया था। दे के आई, थोड़ा रेस्ट करती, पता चला कैंसिल हो गया, दिमाग खराब हो गया कि ये क्या हुआ। फिर खुद को संभाला, आप बच्चों को संभाला, आप सब डीमोटिवेट हो गए थे। फिर मैंने दोबारा से सोचा कि अब पढ़ाई स्टार्ट करूँगी, तो पहले तो एक बार आप सब थे तो उनको पढ़ाना था, तो मैं आपकी क्लासेस लेने लगी, आपको पढ़ाने लगी, कंटेंट बनाने लगी, पीडीएफ वगैरह शेयर करने लगी, और सबकी हेल्प करती। फिर मैंने मेरी भी पढ़ाई स्टार्ट करी। जो कैंसल हुआ था उसमें मैंने आंसर की मैच करी, 246 मेरे मार्क्स बन रहे थे, तो उसमें मेरा जेआरएफ अच्छे से हो जाता, ऑल इंडिया रैंक भी आ जाती। फिर मैंने जून का अपना होना था सितंबर में, ठीक है। उस बीच क्या हुआ, मैं पीएचडी के लिए इंटरव्यू देने गई, मैं बस में चली गई, और जून का टाइम था, बस में गई, बस में इतना मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है, तो धूल मिट्टी और पसीना मेरी आइज़ में गया, मेरी आइज़ में वायरल हो गया, आइज़ में इतना इन्फेक्शन हो गया कि मेरे से मतलब ऐसे रहती है आइज़,
खुलती नहीं थी, ज़ोर ज़ोर से खोलना पड़ता ना फ़ोर्सफुली, तो भी नहीं खुलती थी। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, अ, डॉक्टर ने दवाइयाँ दी, कोई असर नहीं, कोई असर नहीं। जून तो गया ही था, जुलाई गया, अगस्त गया, मैंने कहा मेरा पेपर है और मेरे को पढ़ना है, लेकिन मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा। मैं फिर भी आपको बीच में पढ़ाती थी, कंटेंट बनाती, लेकिन मेरे से ऐसे वो खुलती नहीं थी आँखें, बहुत दिक्कत होती थी। तो फिर मैंने दूसरा डॉक्टर चेंज करा। नहीं, उससे पहले नहीं करा था मैंने, हाँ, मैंने उन्होंने मेरे को स्पेक्स बना के दे दिया कि ये स्पेक्स ले लो और ये लगाओगे आपका सही हो जाएगा। मैं सितंबर को पेपर देने चली गई और हाँ, जब मेरी आइज़ खराब थी तो भी मैं 8 से 10 घंटा पढ़ती थी। ऐसे नहीं था कि पढ़ती नहीं थी, पढ़ती थी, लेकिन बहुत दिक्कत। फिर मैं पेपर देने चली गई, उससे 4-5 दिन पहले स्पेक्स बनाया। वहाँ पर क्या हुआ ना, जो स्पेक्स बना के दिया वो मेरे को 1 नंबर ज़्यादा बना के दे दिया। मैं पेपर करने बैठी सितंबर वाले में। पेपर करने बैठी और मैंने इतना पढ़ा हुआ था, मैं बोली इतने 10-10 घंटे पढ़ी थी मैं, 10-10 घंटे थोड़े नहीं होते और आपको पढ़ाती हूँ वैसे ही आता है। तो 10-10 घंटे पढ़ी हुई, मैंने कहा पेपर तो मेरे को सारा आता है, एक काम करती हूँ। और मैथ्स टीआई में मेरे को ऐसे था कि मैथ्स टीआई में जल्दी कर लूँ, क्योंकि मेरा मैथ्स पहले से ही स्ट्रॉन्ग था, ऊपर से मैंने अब पढ़ लिया था। मतलब प्रैक्टिस नहीं कर पाई थी मैं, मैंने पढ़ लिया था, ठीक है। मतलब प्रैक्टिस करना अलग होता है, पढ़ना अलग होता है। पढ़ना मतलब कि सोल्व कर लिए, लेकिन प्रैक्टिस ऐसे होता है कि आप टाइमिंग उसको मैनेज करो, टाइमिंग मैनेज करो, सारे करो। लेकिन ऐसे था, मैं एक कॉन्सेप्ट था, उसके 2-3 क्वेश्चन सोल्व कर लिए, एक कॉन्सेप्ट था, 2-3 क्वेश्चन सोल्व कर लिए, ऐसे-ऐसे मैंने सोल्व कर लिए थे। लेकिन मेरे को आ गए थे, लेकिन मैंने प्रैक्टिस नहीं करी थी। मैंने सोचा मैं पेपर में सीधा ही कर लूँगी, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है मेरे को। एक तो मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गई, ओवर कॉन्फिडेंट वैसे नहीं कह सकते क्योंकि मैं आपको पढ़ाती थी ना, तो मेरे को टाइम नहीं लगता था। मतलब या तो मैं कॉन्सेप्ट कर लूँ उतने टाइम में, या मैं उसमें प्रैक्टिस कर लूँ। तो मैं क्या सोचती थी, तेरे को आना चाहिए। तो मैं कॉन्सेप्ट ज़्यादा पढ़ती थी कि कॉन्सेप्ट कर लूँ, फिर मैं प्रैक्टिस कर लूँगी लास्ट में। लास्ट में आप सबकी हेल्प इन सब के चक्कर में मैं फिर रह ही जाता था मेरी प्रैक्टिस। फिर मैंने क्या करा, मैंने डीआई और मैथ्स अटेम्प्ट करने की कोशिश करी। मैंने कहा पहले डीआई जो लाइन वाइज होते हैं ना, लाइन वाइज मैं करती रही। लेकिन क्या हुआ, डीआई में मेरे को टाइम लग गया, 30 मिनट लग गए। ऐसे ही मैथ्स के क्वेश्चन में 5-5 मिनट लग गए, क्योंकि लॉन्ग मेथड था मेरा। फिर क्या हुआ, मेरे 20 क्वेश्चन जो रहते थे, उस टाइम सिस्टम बंद हो गया। 20 क्वेश्चन में टिक नहीं कर पाई, उसके कारण 40 नंबर सीधे ही गए मेरे। और ऐसा तो है नहीं जो जितना भी पेपर कराओ पूरा सही कराओ, कुछ तो गलत होता ही है। तो सितंबर वाला पेपर जो मैंने दिया था, उसमें मेरे सिर्फ 4 नंबर थे, आई थिंक 3 से 4 नंबर के कारण मेरा जेआरएफ रह गया। मेरा दिमाग खराब हो गया कि 3-4 नंबर के कारण मेरा जेआरएफ रह गया। तो 40 नंबर तो सीधे ही चले गए थे। फिर मैंने क्या करा, दोबारा दूसरे डॉक्टर को दिखाया। मैंने कहा मेरी आइज़, और हाँ, जिस टाइम मैं पेपर दे दी थी ना, सिस्टम बंद हो, उस टाइम मेरी आइज़ में इतना दर्द हो रहा था और मेरे से खुल नहीं रही थी आइज़। मैं ऐसे-ऐसे करके कर रही थी पेपर, ऐसे-ऐसे करके, कि मतलब मुश्किल से खोल-खोल के। फिर मैंने दिखाया, उन्होंने बोला कि ये चश्मा तो आपको अलग बना के दे रखा है, आपका नंबर तो है ही नहीं इतना, आपका नंबर बना के दे दिया। फिर मैंने उनसे दूसरा बनवाया, दूसरा आपको मैं दिखाती हूँ। दूसरा स्पेक्स बनवाया, ये देखो ये रहा स्पेक्स। दूसरा बना के दिया, ग्रीन लाइट वाला। तो फिर उसके बाद में मैंने पढ़ना स्टार्ट करा। फिर मैंने क्या करा, मैंने कहा इस बार कुछ भी हो जाए, मेरे को करना ही है कुछ भी करके। तो मैं पढ़ाऊँगी भी, लेकिन मैं मेरा खुद का भी पढ़ूँगी ऐसे था। तो सितंबर हो गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में अपना पेपर था। अक्टूबर, नवंबर मैंने ऐसे कर लिया, अपने आप को दोबारा से एक कमरे में बंद कर लिया। मतलब सारों का अलग-अलग ट्रिक होता है देखो पढ़ने का। मेरा अलग ट्रिक है, आपका अलग होगा, दूसरे का अलग हो गया। तो मेरा ऐसे था कि मैं बाकी चीज़ों में लगी रही ना तो नहीं हो पाएगा मेरा, क्योंकि मेरे को थोड़ा-सा करना पड़ेगा। तो बीच में मैं इंटरव्यू के लिए भी जाती थी, पीएचडी के लिए इंटरव्यू के लिए, बीच में कोई घर का काम भी हो जाता था बहुत। मतलब ऐसे भी नहीं है कि मैं एकदम बंद हो गई। मेरा ऐसे था कि मैं पढ़ती हूँ, 10 घंटा मेरे पढ़ लिए, और 10 घंटा ऐसे नहीं कि कंटिन्यू पढ़ लिए। सुबह 2 घंटा पढ़े, फिर दोपहर में पढ़े, फिर शाम को पढ़े। इनके बीच में झाड़ू पोछा वगैरह कुछ करना होता, और कहीं बाहर से सामान लाना होता, या फिर कहीं मेरी फ्रेंड है उसके साथ वॉक पे चली जाती, मैं आधी 1 घंटा वॉक पे जाती थी मैं, ठीक है। और कोई आ जाता तो मैं उनके साथ बात भी करती थी, ऐसी बात भी नहीं है कि नहीं करती थी। तो मतलब थोड़ा-थोड़ा चलता रहता था। और मेरे पेपरों में फिर क्या हुआ, सितंबर में अ, सितंबर के बाद दिवाली आ गई। दिवाली की सफाइयाँ उस टाइम लग गए हमारे पेंटर। पहले कारपेंटर, फिर पेंटर लगे। अब पेंटर लगे तो क्या है, आपको पता है, पहले वो पुट्टी उतारेंगे, फिर उस पे नई पुट्टी करेंगे, रेग मारेंगे, नया पेंट करेंगे, इतना टाइम लगाते हैं, डबल कोटिंग। और उसमें क्या है, इतना शोर भी होता है,
और वो गाने चलाए रखते थे, ठीक है? और बाकी भी काम हो जाता है, पेंटर जाते हैं, आपको पता है शाम को जाएगा वो पेंटर, तो कितना सारा काम होएगा, धूल मिट्टी समथिंग, ये सारी चीज़ें हो जाती है, तो धूल मिट्टी वगैरह हो जाती थी, सब चीज़ हो जाती थी। तो वो काम करना, और उसके अलावा रूम शिफ्ट करना। इस रूम को, मेरे वाला ये जो रूम है, इस रूम को तैयार करने में भी 8-10 दिन लगा दिए उन्होंने। 8-10 दिन के अलावा ज़्यादा ही लगाए थे उन्होंने, सिर्फ इनको पेंट पेंट करने में। तो वो भी था कि बार बार कभी इस रूम में शिफ्ट करना, कभी उसमें करना, शोर शराबा इतना सारा। फिर भी मैं क्या करती, सारा काम मैनेज करके, टाइम मैनेज करके, मतलब काम खुद का करना, घर का करना, पढ़ाना, खुद का पढ़ना, और कहीं वॉक पे भी जाना, किसी से बातचीत भी करना, वो सारी। तो मैं 10 घंटे से ज़्यादा 11 घंटे भी पढ़ने लगी, कि 10 घंटा हो गया, बाई चांस किसी दिन 2 घंटे हुए तो अगले दिन 11 घंटे पढ़ूंगी, ऐसे। तो 10 घंटा मेरा फिक्स था, मैं आपको दिखाऊंगी भी, मेरे पास स्क्रीनशॉट भी पड़े हैं उनके। तो वो बनाए मैंने। फिर सितंबर के बाद में, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में पेपर था, दिसंबर तक पढ़ा। दिसंबर नहीं, सॉरी, 7 जनवरी को था। सितंबर में काम ज़्यादा चल रहा था, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने मैंने कंटिन्यू स्टडी करी। और फिर मैं 7 जनवरी को पेपर दे के आई। और जिस दिन मैं पेपर दे के आई ना, उस दिन क्या हुआ, मैं पेपर देने गई, मेरी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब थी उस दिन। उससे एक दिन पहले तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी मेरी, मैं देने गई वहाँ पे। इस बार मेरा हिसार आ गया था, हर बार नोएडा, दिल्ली इधर से आते थे। तो हिसार आया, मैं गई वहाँ पे पेपर देने, और मेरे को माउस दिया गया जिसमें 4 बार क्लिक करते हैं ना, ये माउस है, इस पे 4 बार क्लिक करते हैं तो क्लिक होता है। स्क्रॉल इशू बहुत आ रहा था, लेकिन मैंने कहा अगर मैंने बोल दिया ना कि माउस सही नहीं चल रहा, तो वो लेके जाएंगे, फिर ला के वापस देंगे, इसमें टाइम वेस्ट होएगा, और मेरे को अपना टाइम वेस्ट करना नहीं था। तो मैं करती रही। और बीच में, हाँ, उसमें एक दिक्कत और थी, जैसे ये बाल है, ये कहते कान के पीछे करो, कान के पीछे कर लिए, बाय चांस ऐसे बाल आ गया ना कान से, इसको ऐसे क्यों करा है, इसको पीछे करो, पीछे करो, बड़ा वो परेशान कर रहे थे, और रबड़ बांधना था। तो मेरे छोटे बाल है, वो एक दो आ ही जाते जैसे ये फेस पे आ गए, तो ऐसे आते कहते इसको फेस पे क्यों आया, इस पे क्यों आया, बड़ी बीच बीच में परेशानी कर रहे थे। तो उसके कारण टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि बार बार आप ऐसे ऐसे करोगे, ऐसे ऐसे करोगे, तो टाइम वेस्ट होगा ही, ऑफ कोर्स होएगा। तो उसके कारण भी, तो फिर मैंने इस बार क्या अप्रोच अपनाई, पहले मैं करूंगी सारे थ्योरी वाले क्वेश्चन, लास्ट में मैं डीआई और मैथ्स करूंगी, क्योंकि मुझे इस बार मेरे पहले जेआरएफ वाले जो मार्क्स है ना, उसको सिक्योर करने हैं। मैं जेआरएफ के लिए जितने भी मुझे क्वेश्चन चाहिए वो सिक्योर कर लूँ, उसके बाद टाइम बचेगा तो मैं बाकी अटेम्प्ट कर लूंगी, जरूरी नहीं कि सारे के सारे क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करूँ मैं, तब भी होएगा। तो हर बार मैं ऐसे सोचती थी मेरे को सारा पेपर आता है तो मैं सारा ही कर लूँ, लेकिन इस बार मैंने सोचा पेपर भले ही सारा आता हो, लेकिन पहले करना है थ्योरी का, क्योंकि थ्योरी थ्योरी में कम टाइम लगेगा। अगर बाय चांस जैसे थ्योरी के क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं और मैथ्स डीआई के कम होते हैं, अगर मैं थ्योरी पहले कर लूँगी तो मैथ्स डीआई बाय चांस रह भी गया तो जेआरएफ तो हो जाएगा कम से कम, है ना? लोग जेआरएफ देखेंगे, ऐसे थोड़ी नहीं देखेंगे कि तेरे 300 में से 300 नंबर आए हैं क्या। तो फिर मैंने क्या करा, सारे थ्योरी के करे, लास्ट में बचे 4 मिनट मेरे पास, मेरा डीआई रहता, मेरे मैथ्स रहते। मैंने कहा 4 मिनट में क्या ही होएगा, जल्दी जल्दी जो टिक करे। मैंने आई थिंक 10 क्वेश्चन में लगाए थे क्या, तुक्के, और उसमें से एक भी तुक्का मेरा सही नहीं हुआ, मेरा आज तक कोई तुक्का तुक्का सही नहीं हुआ। तो वो 10 क्वेश्चन मैंने टिक टिक कर दिए, इतने में गया टाइम। फिर घर आके मैंने, सबने पूछा कैसा हुआ पेपर, मैंने कहा टाइम बताएगा, हम तो सही करके आते हैं, एग्जामिनर को सही लगना चाहिए। लेकिन मेरे माइंड में चल रहा था निशा हो जाएगा तेरा, क्योंकि मैं करके सही आई हूँ, अप्रोच भी सही थी। तो मैंने 7 तारीख को पेपर हुआ, 3 दिन रेस्ट किया, 10 तारीख से लगी मैं आपकी यूजीसी नेट जेआरएफ की क्वेश्चन बैंक बनाने, पेपर 1 की, पेपर 2 की बुक टाइप करने, बुक टाइप करना स्टार्ट करा। सुबह 6 बजे उठती, रात को 12 से 1 बजे तक मैं कंटिन्यू आपकी टाइपिंग करती थी। अकेली बंदी थी, कोई हेल्प कराने वाला नहीं था। हाँ, एक दो बंदे ने स्टार्टिंग स्टार्टिंग में मेरी थोड़ी थोड़ी हेल्प करवाई थी। जैसे डीआई मेरे को बनाने में थोड़ा ऐसे लगता था कि टफ है, नहीं हो रहा मेरे से, तो मैं क्या करती मैं बोल देती डीआई तुम बना देना, बाकी मैं टाइप कर दूंगी। लेकिन फिर बाद में मान लो 5 6 या 10 डीआई बना दिए, उसके बाद में मेरे को खुद को ही बनाना पड़ा, क्योंकि टाइम से डिले हो जाता और करता, और नहीं हो पाता। और टाइपिंग भी ऐसे 6 7 पेपर, आई थिंक 10 पेपर किसी से टाइप करवाए मैंने, वॉलेंटरली किसी ने हेल्प करी तो। उसके अलावा फिर बाकी मैंने ही करे। तो सारी खुद खुद सारी टाइपिंग करी, पहले इंग्लिश में करी, फिर हिंदी में करी, फिर उसकी फॉर्मेटिंग करी मैंने, उनका कवर पेज बनाया, टाइटल पेज बनाया, इन सारों में मेरे को लग गया जनवरी, फरवरी और मार्च, 3 महीने मेरे को लग गए।
इस बीच में आपका 22 मार्च को सॉरी 22 फरवरी को आपका रिजल्ट आया। और मैंने बता तो दिया कि मेरा जेआरएफ हो गया, और बाकी मेरे इतने सारे स्टूडेंट का जेआरएफ हुआ है, इतने सारे का नेट हुआ है, उन सब का भी आया कि मैम हमारा इंटरव्यू, मैंने कहा आपका इंटरव्यू लूँगी, एक बार बुक को तैयार कर रही हूँ तो फिर लूँगी। तो फिर मैं मेरा भी नहीं दे पाई, मेरे को कहते मैम आप अपनी स्टेटस ही बता दो, आप अपना टाइम टेबल बता दो, आप अपनी जर्नी बता दो। मैंने कहा बताऊँगी, एक बार सब्र करो, पहले होने दो। फिर मैंने बुक को तैयार करी, अभी पब्लिश के लिए पब्लिश तो हो गई, अब बाइंडिंग और फोल्डिंग चल रही है। तो क्योंकि इस टाइम स्कूलिंग का टाइम है ना, अभी स्कूलों की बुक्स वगैरह तैयार हो रही है उसके कारण, और कुछ रमजान का टाइम है तो उसके कारण जो थोड़ी मुस्लिम कम्युनिटी वाले हैं वो ज़्यादा है दिल्ली में, तो वहाँ से तैयार हो रही है ना, तो थोड़ा टाइम लग रहा है। मैं रिस्पेक्ट सबकी करती हूँ, सब कम्युनिटी की, मैं मुस्लिम को गलत नहीं बोल रही, लेकिन मैं कह रही हूँ उनके रमजान वगैरह का टाइम है ना, जैसे अपने फेस्टिवल का टाइम होता है हम बिजी होते हैं, अब उनका फेस्टिवल है तो वो बिजी है, तो उस वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है। बाकी आ जाएगी। तो फिर क्या हुआ इस बार, मैंने क्या करा मैं ये बता रही थी आपको। मैं जैसे ही आई घर पे, मैंने बोला ना बुक टाइपिंग करी थी, तो बुक पे पहले पहले ही मैंने लिख दिया था जेआरएफ क्वालिफाइड निशा। मेरे को पता था जेआरएफ क्वालिफाइड होगा, और मैंने पहले ही लिख दिया वहाँ पे, और यूट्यूब पे तो पहले ही था। इस बार फिर हो गया, मैंने कहा सही है। मैंने ये सोचा कि मैं दोबारा भी दूंगी, मैं जेआरएफ का एग्ज़ाम दोबारा दूंगी ऑल इंडिया रैंक लाने के लिए। लेकिन फिर मेरे को कहते हैं मैम आप मत देना, दोबारा दोबारा दोगे हमारी सीट खराब होएगी, तो आप रहने दो, आपका आ गया, अब आप आगे फोकस करो। तो मैं सोच रही हूँ कि हाँ अभी मेरा प्रोफेसर का एग्ज़ाम है, वो देना है, पीएचडी में करना है, और आप सबको पढ़ाना है, तो आप जेआरएफ तो हो ही गया, बाकी आगे करते हैं। जेआरएफ को एक बार छोड़ देते हैं कि ऑल इंडिया रैंक नहीं गई तो कोई बात नहीं, लेकिन जेआरएफ तो हो गया ना। तो ये थी मेरी जर्नी। इस जर्नी में ये तो मैंने आपको पहले वॉल बता दी कि कैसे कैसे मैंने स्टार्ट करा, कैसे कैसे मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आई। आपको पता है अभी भी मेरे इतनी दिक्कतें हैं, अभी मेरे थायराइड है। पहले मैं एकदम पतलू सी होती थी, एकदम पतलू सी, आपको अगर मैं पिक्चर दिखाऊं मेरी तो बहुत पतली थी मैं। और इस 1.5 साल के अंदर अंदर 2023 में हुई थी मैं बीमार, तो थोड़ी मोटी हुई, मेरे हाइपरथायराइडिज्म है, मतलब मोटा होने वाला थायराइड। तो और बाकी सारी बीमारियां, लीवर इशूज, ये इशू वो इशू सारा मैंने बताई दिया आपको। तो उसके कारण बड़ी दिक्कत हुई अभी भी। मैंने मेरे फंक्शन में जाना बंद कर रखा है, बहुत कम फंक्शन में जाती हूँ मैं, किसी के सामने बहुत कम आती हूँ मैं। और आज भी मतलब जब उस दिन मोहित का इंटरव्यू लिया तब मैं इसलिए नहीं आई कि मेरे को लग रहा है कि मैं मोटी हूँ, आजकल मैं मोटी होगी। क्यों? क्योंकि थायराइड है मेरे। अभी थायराइड 5.5 से भी ज़्यादा वो हो गया था मेरा, बीच में तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि मैं स्ट्रेस ज़्यादा लेती हूँ, स्ट्रेस के कारण। और थायराइड, इंटेस्टाइन में स्वेलिंग अभी भी है, बाकी माइग्रेन वगैरह तो सही हो गया, लीवर में थोड़ी इश्यूज अभी भी हैं। तो उसके कारण मैंने फिर कहा कि इंटरव्यू लेंगे लेकिन उसमें सामने आना पड़ेगा, तो उस चक्कर में मैंने इंटरव्यू में अपना फेस नहीं दिखाया। आज भी मैं सोच रही हूँ पता नहीं कैसे आई होगी मेरी फोटो वीडियो, क्योंकि कैमरा मेरे लैपटॉप का ब्लर है। एक तो ये जो कौन सा है, डेल का लैपटॉप है, डेल का लैपटॉप है i3, इसमें कैमरा भी इस टाइप का ही है, तो दिखता भी इसमें ब्लर ही है। बाकी फेस तो अब जैसा आएगा आएगा, एक तो ये कैमरा खराब है, ऊपर से मैं थोड़ी सी मोटी हो गई तो और और पता नहीं कैसा फेस आ रहा होगा जो भी है। बट मैंने कहा अगर मैं विदाउट फेस के बनाऊंगी अपनी जर्नी वीडियो तो इफेक्टिव नहीं होगी, लोग हैं वो रिलेट नहीं कर पाएंगे ज़्यादा, तो फेस दिखाना यहाँ पर कंपलसरी हो जाता है। इस चक्कर में फिर थोड़ा सा टाइम लग गया मेरे को, और साथ में बुक। तो आपको अभी तक मेरी जर्नी पता चली। इसके बाद रहता है टाइम टेबल क्या था, शेड्यूल क्या था, स्ट्रैटेजी क्या थी, पेपर 1 कैसे पढ़ा, पेपर 2 कैसे पढ़ा, वो सारी चीज़ें मैं डिटेल में बताऊंगी आपको। देखो, अच्छा पहले मैं देखती हूँ टाइम कितना हुआ है, एक सेकेंड। ठीक है, मैं इतना तो बता देती हूँ मैंने पेपर, अच्छा मेरी पहले मैं आपको स्ट्रैटेजी बता देती हूँ। टाइम टेबल, शेड्यूल और बाकी सारी चीज़ें, पेपर 1 कैसे पढ़ा, पेपर 2 कैसे पढ़ा, नोट्स कैसे बनाए, स्ट्रैटेजी, टाइम टेबल, जितने भी आपके क्वेश्चन है ना उन सब का आंसर मैं आपको सेकेंड वीडियो में दूंगी। ये वाली वीडियो क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लॉन्ग हो गई होगी, तो मैं अभी आपको बता देती हूँ कि मेरी स्ट्रैटेजी, थोड़ी सी स्ट्रैटेजी क्या थी। ठीक है, वो वैसे आपको पता ही है। पता है मैं क्या करती, मैं पहले पढ़ती पेपर 1, ठीक है, पेपर 1 पढ़ती, फिर पेपर 2 पढ़ती। ऐसे भी नहीं था कि पेपर 1 पूरा कंप्लीट होने के बाद, नहीं, सुबह स्टार्टिंग में क्या करती, पेपर 1 पढ़ती,
क्योंकि 6 बजे मैंने कोर्स परचेज़ करे हुए थे, पेड कोर्स में थी मैं हमेशा, मैम का ले रखा, तो 6 बजे से 8 बजे पेपर 1 की क्लास होती, 9 से 11 पेपर 2 की क्लास होती, फिर मैं उनको रिवाइज़ करती पेपर 1, पेपर 2 को, फिर मैं उसको थोड़े बहुत टेस्ट भी लगा लेती थी, कभी-कभार टाइम मिल जाता तो, और फिर मैं पीवाईक्यू लगाती थी। पीवाईक्यू लगाना, पीवाईक्यू ज़्यादा करती थी मैं। पीवाईक्यू में क्या होता है, मेरी अप्रोच क्या थी कि मैं 2024 से स्टार्ट करती, 2024 से स्टार्ट करके फिर पेपर 2 में तो 2018-17 यहाँ तक के लगा लिए, पेपर 1 में 2023 के लगा लिए, क्योंकि 2023 तक से हम स्टार्ट करते हैं 24 तक, तो भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इतना बहुत था, सफिशिएंट था। और पेपर 2 में 2018 के बाद में लगा लो ठीक है, 19 से लगा लो ठीक है, लेकिन उससे पहले आप लगाओगे तो वो इतना एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि 2019 में सिलेबस और पैटर्न चेंज हो गया था। तो उससे पहले वन लाइनर आते थे, ईज़ी आते थे, और उस टाइम चीज़ें अलग थी, अब अलग है, तो डिफ़िकल्टी लेवल भी इंक्रीज़ हुआ है। उस वज़ह से वो 2018 से पहले वाले थोड़े इफ़ेक्टिव नहीं है, तो मैं 2018 के बाद ही लगाती थी। और मेरी क्या अप्रोच थी पीवाईक्यू लगाने की, मैं पीवाईक्यू लगा रही हूँ तो एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है ना? उन चारों ऑप्शन को मैं डिटेल में स्टडी करती थी कि इस टॉपिक से अगर कोई भी और पीवाईक्यू आ जाए ना, तो मैं उसको 100% श्योर कर सकूँ, है ना? उसको करेक्ट कर सकूँ। तो मैं बैकवर्ड रीज़निंग, जैसे कि आपको हमेशा बोलती हूँ, बैकवर्ड रीज़निंग करती थी। पीवाईक्यू लिया, उसको सोल्व करा, उसका आंसर मेरे को पता है, लेकिन मैं क्या करती, उसको गूगल करती। मेरे पास कंटेंट होता, कंटेंट देख लेती थी, लेकिन ज़्यादा मैं क्या करती थी, गूगल कर लेती थी। मेरी खुद की स्लाइड यूज़ करती मैं, मेरी खुद की जो आपको मैं पढ़ाती हूँ, पीडीएफ वगैरह बनाती हूँ, और खुद की वीडियो, खुद की पीडीएफ, उसको मैं रिवीजन के लिए यूज़ करती थी। क्योंकि मुझे पता है कि जो चीज़ मैं पढ़ा रही हूँ वो मैं डीपली एनालाइज करके पढ़ा रही हूँ, और जितना भी कंटेंट है मैंने आपको दिया है वो सारा इम्पोर्टेंट है। तो फालतू चीज़ें तो देती नहीं, मैं खुद भी वही पढ़ती थी, में जाने से पहले मैं खुद का रिवीजन करके गई हूँ, खुद की स्लाइड्स, खुद की वीडियो। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, मैंने विद ट्रिक्स आपको करवाया हुआ है, टीडीएस करवाया हुआ है, बाकी सारे सब्जेक्ट में, तो वो मैं खुद की भी पढ़ती थी। तो फिर मैं क्या करती, एक पीवाईक्यू जैसे 4 ऑप्शन है, उन चारों को गूगल करती, उनके बारे में पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ती, एक नोटबुक लेके बैठती अपने पास और एक पेन लेके बैठती, पीवाईक्यू करते टाइम जो भी टॉपिक बार-बार रिपीट हो रहे हैं उनको एक जगह नोट डाउन करती, जो टॉपिक नए हैं उनको नोट डाउन करती, नयों को डीपली मैं स्टडी करती, और जो टॉपिक बार-बार रिपीट हो रहे हैं उनको रिवीजन के टाइम ज़्यादा मैं इम्पोर्टेंस देती कि हाँ, ये टॉपिक बार-बार आ रहा है, इससे दोबारा भी क्वेश्चन आएगा। ये टॉपिक नया है, इसको डीपली पढ़ लें, इससे दोबारा भी क्वेश्चन आएगा। और मैं क्या करती थी, जब मैं पीवाईक्यू एनालाइज करती, खुद के पीवाईक्यू लगाती, तो पीवाईक्यू एनालाइज हो जाता, तो फिर मैं उसकी पीडीएफ बना के तुरंत आपको शेयर कर देती थी। फिर वो पीडीएफ मैं नोटबुक में लिखने से मतलब, नोटबुक में टॉपिक नोट कर लिया, उनको मैंने फिर सर्च करा, फिर उनसे कंटेंट बनाया, आपकी पीडीएफ में डाला, वो पीडीएफ आपको शेयर कर दी, और खुद के पास भी मैं शेयर कर लेती थी। व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे होता है ना सेव्ड मैसेज का, फिर मैं उनसे पढ़ लेती थी, मेरे को नोट्स बनाने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ी। उसके अलावा मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं मेरे पास पड़े, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगी कि कैसे-कैसे मैंने नोट्स बनाए, नोट्स कैसे बनाना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ठीक है? तो पीवाईक्यू के थ्रू अगर हम कंसेप्ट करते हैं ना, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं अपने लिए, फ्रूटफुल होते हैं। और एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी कि जैसे स्ट्रैटेजी आप मेरे से पूछ रहे हो, तो पहले कॉन्सेप्ट करो, कॉन्सेप्ट के साथ आपकी रिवीजन होनी चाहिए और पीवाई की प्रैक्टिस होनी चाहिए। जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हो अच्छे से पढ़ो, डीप में पढ़ो, फिर उसको रिवाइज करो, और पीवाई क्यू जो करते हो ना, उससे आपका बहुत माइंड सही रहता है, मतलब आपको डीपली नॉलेज मिल जाती है सारी चीज़ की। और आपको जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ 80-20 रूल वाला, एक 80-20 की रूल की थ्योरी है कि 80% सिलेबस ऐसा होता है जिससे 20% ही पेपर बनता है, और 20% सिलेबस ऐसा होता है जिससे 80% आपका पेपर बनता है। तो अपने को उस 20% पे फोकस करना है पहले, स्टार्टिंग में 20% पे फोकस करो, ताकि आपके नेट के नंबर तो सिक्योर होए, नेट के तो। उसके बाद में आपका जो 20% पोर्शन हो गया ना सिक्योर, फिर आप उस 80% वाले पे जाओ जहाँ से आपका 20% सिलेबस बनना है, फिर आपका जीआरएफ भी हो जाएगा। तो ये अप्रोच रहती है मेरी हमेशा 80-20 रूल वाली। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट तो आपको पढ़ना है, लेकिन आपको पीवाईक्यू के थ्रू कॉन्सेप्ट करने हैं। कॉन्सेप्ट आप सीधा भी क्लास ले रहे हो, मेरी मेरी क्लास ले रहे हो, ठीक है, या किसी की भी ले रहे हो, ठीक है, मैंने वैसे सारा कोर्स करवाया हुआ है, पेपर 1 का ऑल कंप्लीट कोर्स करवा रखा है विद सॉल्यूशन, और डिटेल में करवाया हुआ है, एक एक चीज़ जैसे कि पेड क्लास में होती है वैसे ही करवाई हुई है,
इन फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कॉन्सेप्ट देख लिया आपने, पीवाईक्यू कर रहे हो, पीवाईक्यू के थ्रू आप कॉन्सेप्ट करो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो नए हैं, जो पीवाईक्यू में है, वो आपने कर लिया। तो देखो एक तरफ से तो यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट हो रहे हैं, दूसरी तरफ से यहाँ से हो रहे हैं, दोनों मिलके आपका 100% सिलेबस कवर हो रहा है। तो आपने वो 20% वाला भी करा, जहाँ से पीवाईक्यू वाला होता है, पीवाईक्यू वो 20% है जहाँ से 80% बनता है, और जो कॉन्सेप्ट वाले हैं 80% उसका भी हो रहा है, तो आपका 100% हो जाता है सिलेबस। तो ये अप्रोच आपको बनानी है, ये अप्रोच अगर आपने अपना ली ना, तो आपका जेआरएफ 100% श्योर है, होगा ही होगा। ठीक है। दूसरा, हम जितना भी पढ़ते हैं रिवाइज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट भी है, नहीं भी है। क्यों? क्योंकि नोट्स कोई बनाते हैं एकदम पूरा पूरा लाइनें लिख देंगे, नहीं वैसे नहीं लिखना। आपको बुक नहीं लिखनी है, आपको नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाओ, कीवर्ड बनाओ। जैसे मैं आपको पढ़ाती हूँ तो मैं लाइनें लिखती रहती हूँ कि ये चीज़ है, ये चीज़ आप नोट्स बनाओ। तो आप वैसे नोट्स बनाओगे तो पढ़ने में भी आसानी होगी। और एक चीज़ और, जिस दिन हम पेपर देने जाते हैं उस दिन कुछ ना पढ़ो। पेपर से एक रात पहले अच्छे से 7-8 घंटे की नींद लो। 7-8 घंटे की नींद लोगे तो आपका माइंड है वो फ्रेश हो जाएगा, माइंड अच्छे से काम करेगा। फिर आप पेपर देने जाओगे, वहाँ पे आपका सही हो पाएगा। दूसरा क्या है ना, हर बार मैं प्रेशर ले लेती हूँ कि निशा इस बार करना है, तेरे को सारा पेपर करना है, ऐसे करना है, मतलब इतना बड़ा ले लेती हूँ दिमाग में कि हो ही नहीं पाता। बीच में कुछ कुछ इस बार क्या हुआ ना, प्रेशर तो आ रहा था कि निशा करना है तेरे को, और सारे क्या सोचेंगे तेरा नहीं हो रहा, मतलब आता होता है हमेशा, लेकिन कोई ना कोई जैसे टाइम मैनेज नहीं हो पाया में से, मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गई कि सारे करने हैं, सारे करने के चक्कर में वो टाइम गया। ऐसे ही बीच में कोई ना कोई दिक्कत। तो इस बार मैंने क्या करा, जैसे ही मेरे को टेंशन आ रही, स्ट्रेस आ रही, मैंने बोला ओम नमः शिवाय, स्टार्ट कर लिया ओम नमः शिवाय। तो जिस भी भगवान को आप मानते हो ना, जिसको भी आप मानते हो, उस टाइम जिस टाइम आपका स्ट्रेस बढ़ रहा है ना, उस टाइम उनका नाम लो। उनका नाम लोगे ना, थोड़ा थोड़ा कम होएगा। ऐसे सोचो नहीं मेरे को टेंशन नहीं लेनी, मेरे को पेपर क्लियर करना है, अगर टेंशन ली तो मेरा क्लियर नहीं होएगा। ठीक है। तो ऐसे सोच के थोड़ा करोगे ना स्ट्रेटेजी, अपने आप को कूल रखने की कोशिश करोगे, तो आपका 100% श्योर है कि हो जाएगा क्लियर। ठीक है। तो आज की जर्नी मैंने पहली बार आप सबके साथ शेयर करी है, इससे पहले मैंने कभी आपके साथ शेयर नहीं करी। तो मेरी लाइफ में पहले जब मैंने थोड़े दिन पहले आपके लिए इंटरव्यू रिकॉर्ड करा था, उसमें मैंने फेस नहीं दिखाया था, लेकिन उसमें भाई वो 1.5 घंटा का चला गया, और उसमें मैंने एक एक डिटेल बताई थी, मैंने इस दिन ये किया वो किया। अब फिर मैं सोच रही हूँ इतना आपके पास भी टाइम नहीं होता सुनने का, तो मैं थोड़ा शॉर्टकट में बता दूँ, तो मैंने ये बता दिया। तो ये थी मेरी जर्नी ऑफ क्लियरिंग यूजीसी नेट जेआरएफ, और इस बीच मैंने 2 रिसर्च पेपर भी पब्लिश कर लिए, साथ में मैंने बुक्स भी बना ली, साथ में यूट्यूब चैनल बना लिया, साथ में मैं व्लॉग्स भी बनाती हूँ। मेरा व्लॉग का चैनल है जेआरएफ निशा ही निकलता है मेरे मुंह से आजकल। मेरा यूट्यूब ब्लॉग का चैनल है एचआर निशा ब्लॉग। तो जितने भी स्टूडेंट ये देख रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने की भी ज़रूरत है। तो आप एक काम करना, एचआर निशा ब्लॉग को सब्सक्राइब करना, उसको शेयर करना, उनकी वीडियोस को लाइक करना, और ज़्यादा से ज़्यादा उनको देखना। मतलब ऐसे नहीं करना कि पढ़ाई छोड़ के, मैम ने बोला तो पढ़ाई छोड़ देते हो उनको देखते हैं, नहीं नहीं। खाना खाते हो, कुछ ना कुछ वीडियो देखते हो, मेरी वीडियो देख लिया करो, है ना। या फिर माइंड फ्रेश करना हो तब देख लो, ऐसे। मतलब मैं बिल्कुल नहीं बोल रही कि आपको सारा दिन मेरी वीडियो देखनी है, पहले ही बोल रही हूँ मैं घर पे आके पिटूंगी आप सबको। ठीक है। ऐसे नहीं करना आपको। आपको जब भी आपको यूट्यूब देखने का मन हो, मेरी कभी कभार देख लिया करो, ये बोलना मैंने। ठीक है। आपका मन करे तो देख लिया करो, नहीं मन करे तो और भी यूट्यूब चैनल है उनका देख लो। ठीक है। तो ऐसा नहीं, सब लोग को सब्सक्राइब करना, जेएफ निशा इनसाइट्स को जरूर से करना, वो इंपॉर्टेंट है सब्सक्राइब करना। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पेपर 1, पेपर 2 कॉमर्स और मैनेजमेंट की 7 यूनिट मैं खुद करवाती हूँ, खुद के नोट्स बनाए हुए हैं मेरे। ठीक है। खुद की स्लाइड बनाती हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मैं सारा मटेरियल प्रोवाइड करती हूँ। और जेआरएफ निशा इंसाइट्स नाम से यूट्यूब चैनल है, ये जेआरएफ निशा इंसाइट्स नाम से ही आपका टेलीग्राम चैनल है, तो वो ज्वाइन कर लो। पेपर 1 पेपर 2 दोनों का है, वहाँ पर आपको मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स, पीडीएफ, स्लाइड्स, वीडियो लिंक्स, इसके साथ अगर बाय चांस मैं क्लास नहीं ले पाती, तो आपको खुद के नोट्स देख के, वॉइस नोट से समझा के मैं ये सारी चीज़ प्रोवाइड करती हूँ, गाइडेंस भी देती हूँ, पर्सनल 1-to-1 कम्युनिकेशन भी होता है अपने सबका, आपके डाउट्स भी सॉल्व करती हूँ, आपसे बातें भी करती हूँ, सारी चीज़ करती हूँ मैं। तो वहाँ पे वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, तो उसको सब्सक्राइब कर लेना और मेरे साथ बने रहो, क्योंकि इस चैनल को, जेआरएफ निशा इनसाइट्स को, हमें बहुत बड़ा बनाना है, एंड यू नो द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वैसे। और दूसरा, अगर आप पेपर 1 पेपर 2 की क्वेश्चन बैंक बुक लेना चाहते हो, तो पेपर 1 की
4700 या 4600 बोल लो, 4600 प्लस PYQ दिए हुए हैं उसमें, खुद की बनाई हुई है मेरी, हैंड रिटन, ठीक है। और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में सॉल्यूशन भी है। और आपको रेट भी उसका सही मिलेगा, तो ज़रूर से उसको परचेज करना। फ्लिपकार्ट अमेजोन पे आपको मिलेगी। 2-3 दिन में मैं लॉन्च करने वाली हूँ। पेपर 2 कॉमर्स की भी 1100 प्लस PYQ है, उससे ज़्यादा भले ही है, कम नहीं होंगे, तो उनके भी आपको इतने अच्छे से मिलेंगे PYQ हिंदी इंग्लिश में। और साथ में एक चीज़ बढ़िया क्या है कि बच्चे पता है क्या करते हैं, अगर यूनिट वाइज हम PYQ दे देना तो बच्चे करते हैं कि टीचिंग लगा लिए और रिसर्च के लगा लिए, थ्योरी थ्योरी वाले सारे ही लगा लेते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं लगाते। प्रैक्टिकल नहीं लगाते, DI छोड़ देते हैं, मैथ छोड़ देते हैं, लॉजिकल रीजनिंग छोड़ देते हैं, तो फिर उनका रह जाता है पेपर। तो मैंने क्या करा, मैंने यूनिट वाइज ना देके NTA के अकॉर्डिंग दिए हैं, मतलब कि मिक्स PYQ दिए हैं। मिक्स PYQ करने का फ़ायदा बताती हूँ मैं आपको। पहला फ़ायदा ये है कि जिस बच्चे के पास कोई ऐप वगैरह में सब्सक्रिप्शन नहीं है, ठीक है, मॉक वगैरह नहीं परचेज कर रहे, तो उनको लगेगा कि मॉक से लगा रहे हैं। एक पे बुक लो, एक सेट खोल लो, टाइमर लगाओ 50 मिनट का, 60 मिनट का, जितना भी आपको करना है, टाइमर लगा के उसको सोल्व करो, और लास्ट में उसके आंसर की दी हुई है, ताकि आप मैच कर लो कि आपने जो क्वेश्चंस करे हैं वो सही करे हैं या नहीं करे हैं। क्योंकि आप एक पेपर लेके बैठते हो, उस पर आंसर लिखते हो कि इस क्वेश्चन का ये आंसर है, लास्ट में आप आंसर की से मैच करते हो, फिर आपको पता चलेगा आपकी कितनी तैयारी है। तो NTA के अकॉर्डिंग आपको दिए हुए हैं ना, इसका ये फायदा है कि आप मॉक लगा पाओगे, प्रैक्टिस कर पाओगे, एक NTA वाली फील आएगी कि हाँ हम एग्जाम दे रहे हैं NTA की तरह। दूसरा क्या है, दूसरा मैं पर्सनली PYQ लगाती, मैं यूनिट वाइज नहीं लगाती थी। यूनिट वाइज में पहले तो मैं लगाती मिक्स मिक्स PYQ, सारे मिक्स PYQ हो गए, फिर मेरे पास टाइम बच गया तो मैं यूनिट वाइज लगा लेती ऐसे। तो आपको भी ऐसे ही करना है कि मिक्स PYQ ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ। क्यों? क्योंकि जो बच्चे छोड़ देते हैं ना, उनके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूनिट वाइज लगाना चाहिए, ठीक है, लेकिन पेपर के लिए प्रैक्टिस क्या है, मिक्स क्यों? क्योंकि अपने पेपर में मिक्स PYQ आते हैं। तो अब इजी इजी तो, एक सेकेंड, सॉरी सॉरी माइक हट गया, चलो मैं बोल लेती हूँ पकड़ के। हाँ, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, कुछ यूनिट के लगा लेते हैं, बाद में छोड़ देते हैं, तो वो चीज़ गलत होती है। तो यूनिट वाइज भी लगाओ, कोई बात नहीं, लेकिन मिक्स PYQ भी आपको लगानी है, तो उसके लिए आप मेरी बुक ले सकते हो, ठीक है। और एंटी वाली आपको फिल आएगी, मैंने बताई थी आपको। और कुछ आपको पूछना हो तो, और आपको नोट्स वगैरह, टाइम टेबल, शेड्यूल, ये सारी चीज़ मैं अगली वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। तो ये थी मेरी वोल UGC नेट GRF की जर्नी। आई होप आपको ये जर्नी अच्छी लगी होगी, और कमेंट में जरूर 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 से बताना आपको ये वीडियो आज की कैसी लगी, मेरी जर्नी कैसी लगी। आई थिंक थोड़ी बहुत जर्नी मेरी इंस्पायरिंग रहेगी आपके लिए, क्योंकि आप देख पा रहे हो अभी भी मैं सैड नहीं हूँ, मैं स्माइल ही करती हूँ, ताकि जो प्रॉब्लम्स अपनी माइंड में आती है ना, अपनी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती है, उनका ना हमें हंस के सामना करना चाहिए। एक टाइम था मेरा ब्रेकडाउन हो गया था बहुत ज़्यादा, और मैंने सोच लिया था मैं अब कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मैं उठ ही नहीं पाती थी। मैंने कहा मैं पता नहीं क्या कर पाऊंगी, कुछ नहीं कर पाऊंगी, लेकिन शिव जी पे भरोसा रखा, पेरेंट्स पे रखा, और बस चलती रही कार। तो आज मैं आपके सामने हूँ, देखो देख पा रहे हो आप, मैं आपके सामने हुई हूँ, और आपको पढ़ाते भी हूँ। तो हाँ, अभी है दिखते, लेकिन वो धीरे-धीरे सही हो जाएगी, और फिर मैं आपके साथ अच्छे से और मिलूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेकंड पार्ट में। तब आपके साथ मैं आपके सारे क्वेश्चंस भी लूँगी, मैं अपना टाइम टेबल, अपना शेड्यूल, अपनी जो भी स्ट्रैटेजीज़ है वो और ज़्यादा शेयर करूँगी। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ JRF निशा इनसाइट्स पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।